तो भाई इन खानों में n की इकदार है और इनसे मुंसलिक g ऑफ n की इकदार दी गई हैं यहाँ। और भाई ये है तो एक फंक्शन, लेकिन हम इसको एक तरतीब या सीक्वेंस भी समझ सकते हैं जिसमें n निशानदही कर रहा है सीक्वेंस की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म्स की, और g ऑफ n इन टर्म्स की इकदार दिखा रहा है। यानी भाई इसी चीज़ को हम इस शक्ल में भी दिखा सकते हैं कि सीक्वेंस की पहली टर्म हो गई 168 और दूसरी टर्म हो गई 84 और तीसरी टर्म हो गई 42 और चौथी टर्म हो गई 21। और भाई अगर इसको इन्फिनिट सीक्वेंस मान लें तो ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। चले, ये बात तो हो गई, लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि आखिर ये किस किस्म का सीक्वेंस है। तो भाई हम शुरू कर रहे हैं इस पहली टर्म से जो कि बराबर है 168 के, और हमारी दूसरी टर्म बराबर है 84 के। अब भाई हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमने असल में पहली टर्म से 84 माइनस किए तो हम इस दूसरी टर्म तक पहुंच गए। या ये भी कह सकते हैं कि पहली टर्म को हमने 1/2 से ज़रब दिया तो हमें हमारी दूसरी टर्म मिल गई। और 84 से 42 तक पहुंचने के लिए, यानी हमारी तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए भी हमने दूसरी टर्म को ज़रब दिया 1/2 से। और भाई यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो भाई अब इसको देख के थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हो रहा है कि इस सीक्वेंस का पैटर्न असल में है क्या। भाई इस सीक्वेंस में हम हर अगली टर्म की कदर तक पहुंचने के लिए अपनी पिछली टर्म को ज़रब देते हैं 1/2 से। और चूंकि हर बार हम एक ही रेशो से ज़रब दे रहे हैं अपनी अगली टर्म तक पहुंचने के लिए, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं मुश्तरका तनासब का या कॉमन रेशो का। और भाई जिस सीक्वेंस में टर्म्स एक मुश्तरका तनासब या कॉमन रेशो से बढ़ या घट रहे होते हैं, उन सीक्वेंसेस को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो भाई अब सवाल ये है कि हम इस g ऑफ n को किस तरह लिख सकते हैं या बयान कर सकते हैं, और इससे भी बढ़ के हम इसको वाज़े तौर पे n के पैराए में कैसे दिखा सकते हैं। भाई मैं तो चाहूँगी कि आप इस वीडियो को रोक के पहले खुद से इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। तो भाई g ऑफ n जो है उसे असल में इस पूरी चीज़ को दिखाना होगा जिसमें हम शुरू कर रहे हैं 168 से, और फिर हर अगली टर्म तक पहुंचने के लिए हम पिछली टर्म को ज़रब दे रहे हैं 1/2 से। तो ज़रा देखते हैं कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो भाई एक तरीका तो ये है इस बारे में सोचने का कि हम 168 से शुरू कर रहे हैं और फिर हम इसको ज़रब देंगे 1/2 से। लेकिन भाई कितनी दफ़ा ज़रब देंगे हम इसे 1/2 से? तो अब पहली टर्म तक पहुंचने के लिए तो जाहिर सी बात है कि हमने एक भी दफ़ा यानी 0 दफ़ा ज़रब दिया है इसको 1/2 से। पर दूसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हम एक दफ़ा 1/2 से ज़रब दे रहे हैं। तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हम 2 दफ़ा ज़रब दे रहे हैं 1/2 से, और चौथी टर्म तक पहुंचने के लिए हम 3 दफ़ा ज़रब दे रहे हैं 1/2 से। तो भाई लग तो ऐसा रहा है कि हम जिस भी टर्म पे होंगे उससे एक दफ़ा कम हम 1/2 को ज़रब देंगे 168 से। अब भाई क्या बार बार हम 1/2 लिखते चले जाएं, तो उसको हम दिखा देंगे 1/2 की ताकत से। यानी ये हो जाएगा 1/2 की ताकत n-1। और भाई हम इसको आराम से परख भी सकते हैं। जैसे अगर हम n की कदर 1 रखें अपनी पहली टर्म की कदर मालूम करने के लिए, तो 1-1 बराबर हो जाएगा 0 के, और किसी भी चीज़ की ताकत जब 0 होती है तो वो बराबर हो जाता है 1 के। तो 1 ज़रब 168 बराबर हो जाएगा 168 के ही। और भाई यहाँ हम देख सकते हैं कि 168 ही इस सीक्वेंस की पहली टर्म है। और भाई इसी तरह जब हम n को बराबर रखेंगे 2 के,
तो 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 के। यानी अब हम 168 को सिर्फ एक दफ़ा 1/2 से ज़रब दे रहे हैं। और भाई तीसरी टर्म के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा कि n बराबर होगा 3 के और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। यानी हम 2 दफ़ा 1/2 को ज़रब दे रहे होंगे 168 से। और हाँ, यही चीज़ तो हमने यहाँ भी की है। तो भाई इसलिए ये एक बहुत अच्छा सीधा-साधा वाज़ेह सा तरीका है इस सीक्वेंस को दिखाने का और इसीलिए ये हमारी एक्सप्लिसिट डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन भाई इसको दिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हमारा g ऑफ n बराबर हो सकता है 168 बटा 2 की ताकत n माइनस 1 के। और भाई ये भी बिल्कुल यही चीज़ है, बस हमने इस 1 को ज़रब दे दिया है इस 168 से और फिर ये इस शक्ल में आ गया। अच्छा, अब अगर हम मज़ीद अलजेब्रा इस्तेमाल करें तो हम इसी चीज़ को कुछ इस तरह भी दिखा सकते हैं कि हमारा g ऑफ n बराबर हो जाएगा इस 168 ज़रब और भाई हम बुनियादी तौर पे इस 1/2 और उसकी ताकत को मज़ीद खोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 की ताकत n ज़रब 1/2 की ताकत -1 और 1/2 की ताकत -1 असल में बराबर होगा 2 के। तो 2 ज़रब 168 बराबर होगा 336 के। यानी हम g ऑफ n को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो बराबर होगा 336 ज़रब 1/2 की ताकत n के। और भाई अगर गौर करें तो ये जो सारी इक्वेशंस बनी है ना, वो इसी सीक्वेंस को दिखा रही हैं। तो बुनियादी तौर पे एक ही बात अलग अलग शक्ल में की जा रही है। अब भाई जो इक्वेशन हमने सबसे पहले लिखी थी वो तो फौरन ही दिमाग में आ जाती है और भाई उसी को जब मज़ीद हल करते हैं तो हम इन इक्वेशंस तक पहुंच जाते हैं। खैर, तो ये तो बात हो गई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन की। लेकिन भाई क्या हम इसी सीक्वेंस को रिकर्सिवली यानी मुकर्रर अंदाज में भी दिखा सकते हैं या नहीं? तो भाई मैं तो एक बार फिर से आपको यही कहूँगी कि इस वीडियो को रोक के पहले इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें और भाई मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, तो साथ में भी मिलकर हल कर लेंगे। अच्छा, तो भाई इसमें भी हम g ऑफ n को ही बयान कर रहे हैं, तो हम अपना g ऑफ n लिख लें। और भाई रिकर्सिव डेफिनेशन में हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी पहली टर्म को बयान कर देते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हाँ, तो g ऑफ n बराबर होगा 168 के जब हमारा n बराबर होगा 1 के। और भाई बाकी की सारी टर्म्स के लिए यानी जब n जो है वो 1 से बड़ा होगा और होल नंबर होगा, और हाँ, होल नंबर की शर्त हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम किसी भी डेसिमल वाली कदर या मनफी कदर को शामिल ना करें, क्योंकि भाई वो तो इस सीक्वेंस में है ही नहीं और हमारा n जो है वो मनफी हो ही नहीं सकता। हाँ, तो अब ज़रा इस फ़िक्रे को मुकम्मल कर लें। तो भाई जब हमारी ये शराइत पूरी हो रही होंगी तब हमारा g ऑफ n बराबर होगा n से पहली वाली टर्म की कदर यानी g ऑफ n माइनस 1 ज़रब 1/2 के। और भाई हम ऐसा इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि इस सीक्वेंस में हम हर पिछली टर्म को ज़रब दे रहे थे 1/2 से ताकि हम अगली टर्म तक पहुंच सकें। और अगर ये आपको थोड़ा उलझा रहा है तो ऐसा करते हैं कि इसको भी परख के देख लेते हैं। तो जब हमारा n बराबर होगा 1 के तो हमारी पहली टर्म बराबर होगी 168 के और यहाँ सीक्वेंस में बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई जब हमारा n बराबर होगा 2 के तो g ऑफ n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 के, जो कि बराबर होगा g ऑफ 1 के। और g ऑफ 1 असल में है ये 168, तो 168 ज़रब 1/2 हो जाएगा 84 के बराबर। और हाँ, हमारे सीक्वेंस की दूसरी टर्म वाकई 84 ही है।
यानी ये रिकर्सिव डेफिनेशन भी इस सीक्वेंस को बिल्कुल सही तरह बयान कर रहा है।